ओके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह 75 दिन और 75 रोग, ये जो महाअभियान है, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं IYTA और उनकी समस्त टीम को, जिन्होंने ये एक अद्भुत प्रयास चला रखा है। मुझे बहुत देरी से इस अभियान की जानकारी मिली, परंतु निश्चित तौर पर जब मैंने ये जाना, जब मैंने सुना, तो मेरा मन गदगद हो उठा। बहुत अच्छा अभियान है और इसी तरीके से जो अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, कि जैसा कि IYTA प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही हम अपने स्तर पर यदि सभी प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर हम बहुत कुछ अपने देश का बचा सकते हैं। और जो स्वास्थ्य धन है, वो सबसे बड़ा धन होता है। अंग्रेजी की कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो मैं आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं कि आज का जो मेरा विषय है वो है एनीमिया, यानी खून की कमी। खून की कमी एक ऐसा विषय है कि बिना खून यदि पर्याप्त नहीं है तो ना तो मैं बोल पाऊंगा, ना आप सुन पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे। खून यानी कि यूं समझ लीजिए कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव, एक ऐसी चीज जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना ग्रोथ, ना जन्म, नथिंग। अनीमिया यानी खून की कमी एक ऐसा विषय है आज का हमारा, जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। और सबसे पहले हम ये समझ लें कि खून की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहला यही इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारे RBCs हैं, जिनका काम है कि ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाए, वो नहीं पहुंचा पाता। और धीरे धीरे हमारे शरीर में जो ग्रोथ होनी है वो तो रुकी जाती है, और कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके बहुत ही घातक परिणाम भी हो जाते हैं, यानी एक सर्टेन लेवल तक। तो महिला में इसका स्तर अलग है, पुरुषों में इसका स्तर अलग है। महिला में इसका जो स्तर है वो 13, पुरुषों में जो 13 और 16 है, यानी कि जो डेसीलीटर है उसमें 13 जो आंकड़ा है, 13 और 16.5 के बीच में पुरुषों का है। महिलाओं में इसकी आवश्यकता कम पड़ती है और वो 11 से 15 के बीच में रहता है। ये जो समस्या है आमतौर पर महिलाओं को अधिक परेशान करती है, यानी कि महिलाएं इससे ज्यादा गुजरती हैं। और भारत इसमें बहुत आगे तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे पायदान पर है कि रक्त अल्पता की बहुत हमारे देश में बहुत सारी शिकायतें हैं, हम बहुत इससे जूझते हैं, क्योंकि लिए पर्याप्त पोषण का अभाव हमारे देश में है। सो एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन के कारण ये बहुत अधिक होता है। तो आज हम इस विषय को गंभीरता से लेंगे। हम समझेंगे कि ब्लड कहाँ बनता है, क्या इसके काम है, और जब ये कमी हो जाती है तो किन किन कारणों से कमी होती है, और उसका हम यौगिक उपचार एज वेल एज प्राकृतिक उपचार और कुछ घरेलू जो नुस्खे हैं वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसी चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय जो लेवल्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर खून की जो हीमोग्लोबिन है उसकी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उस समय पर चूंकि बेबी बन रहा है और बेबी बनने के लिए बहुत सारी रक्त की आवश्यकता होती है, तो माता के अंदर ये जो लिमिट्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल लिमिट्स हैं, उससे ब्लड नीचे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में माता तो कम हो जाती है, लेकिन जो नवजात जो शिशु है जो जन्म के बाद में है, तो वो ऐसा हो जाता है। हाँ, कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे जीन्स के इश्यूज होते हैं जिसमें गर्भ में ही जो बच्चा होता है उसको रक्त अल्पता होती है, जन्म के बाद भी हो जाती है। वो कुछ मतलब उन्हें हम बोलेंगे कि कुछ हजारों में एक, यानी कि अपवाद है, उस पर हम उतनी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। इसके जो सामान्य लक्षण हैं उसमें थकावट है, ब्रेथलेसनेस है, यानी कि श्वास की कमी पड़ती है। जैसा कि अभी हमने पहले ही जाना सबसे पहले कि इसका काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर है,
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है। यदि हम सिर्फ अनीमिया को देखते हैं तो हम सिर्फ आज बात करेंगे ऑक्सीजन की, और यदि हम कंप्लीट ब्लड की बात करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, तो उसके बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी जो हम बात करें कि जो आज हम एनीमिक की बात कर रहे हैं, तो एनीमिक में भी हम आरबीसी की बात करेंगे, हम आयरन की बात करेंगे कि जिसके कारण वो लाल दिखता है, हम उसकी बात करेंगे। तो उसका काम सिर्फ ऑक्सीजन को वहां एक एक सेल जो टारगेट सेल है उसका, यानी कि पूरे शरीर में एक एक सेल तक उसने पहुंचाना है, तो वो है। तो इसमें सबसे पहले यही आता है कि थकान होती है, जो श्वास है उसका जो ब्रीथ का रेट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैं सीढ़ी चढ़ा हूं तो बहुत जल्दी से मेरी श्वास जल्दी से उखड़ जाएगी, यानी मैं बहुत तेजी से श्वास लूंगा तो एक ब्रेथलेसनेस होगी। कई बार ये होता है कि खून की कमी, यानी कि जैसे हम धूप में गए और वहां से जब हम लौटते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है, तो हमारी त्वचा कैसी हो जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होती है, जब हमारे शरीर में रक्त अल्पता होती है तो त्वचा जो हमारी सिकुड़ सी जाती है, त्वचा में जो रंगत है ना वो वैसी नहीं रहती है। हृदय की धड़कन, चूंकि श्वास की गति और हृदय की गति दोनों की आपस में ऐसे कोऑर्डिनेटेड होती है, तो इसमें भी वैसा ही होता है कि जो श्वास की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। और जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारा सर दर्द भी होता है। सर दर्द के साथ में जो जो कोई बच्चा बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसका ग्रोथ जो है इससे बहुत इफेक्टेड होता है, उसका जो सामान्य विकास है वो नहीं हो पाता है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से बच्चा ग्रसित होता है। और कुछ लोगों के हाथ पैर ठंडे होते हैं, यानी कि हाथ की हथेलियां पैर जो ठंडे रहते हैं, तो ये भी एक निशानी है। वैसे तो इसका क्लिनिकल टेस्ट होता है, मतलब यूं समझ लीजिए कि यदि आपको थकान हो रही है, हाथ पैर ठंडे रह रहे हैं, या इनमें से जो अभी आपको बात बतलाई है, तो यदि उनमें से कोई ऐसा लक्षण है तो वैसा हो जाता है। और त्वचा का रंग जो है हल्का सा पीला हो जाता है, यानी वैसा जो नॉर्मल जो स्किन का कलर है, यानी कि आप जिस प्रदेश के हैं उस प्रदेश के अकॉर्डिंग, जैसे कि जिन लोगों की चमड़ी का रंग और विटिश है, गेहुआ है, तो वो कुछ पीलेपन पे चला जाएगा, और जो व्हाइट वाले हैं उनका अभी पीले पे आ जाएगा, यानी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा त्वचा में, जो अगर ऐसी स्थिति आती है तो। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, और कई बार जो थोड़ा बहुत यदि शरीर में ब्लड कम होता है तो इसके सिम्टम्स नहीं भी दिखाई देते हैं, एकदम से नहीं दिखाई देते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें शरीर में धीरे धीरे कम होता है, जिस वजह से हमें नहीं दिख रहा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हम लेते हैं उसमें लेते हैं कि इसमें जो रक्त अल्पता है, वैसे तो हमने एक एनीमिया बोल दिया, लेकिन इसमें कोई एक नहीं होता, मतलब इसके इतने सारे कारण हैं और इसके इतने सारे नाम हैं, यानी कि जो अगर हम देखें तो सैकड़ों इसके कारण होते हैं, उसके ऊपर इसके नाम रखे गए हैं। एनीमिया यानी कि खून की कमी तो है, रक्त अल्पता हम इसे मोटे तौर पर मान लेते हैं, बट इसमें सैकड़ों तरीके की कमियां होती हैं जिससे इसका नाम अलग अलग होता चला जाता है। तो इसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है ब्लड लॉस के कारण, कि कई बार क्या होता है ब्लड लॉस होता है, उसमें हम इसको रख देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आरबीसीज बनते हैं हमारी बोन मैरो में, वो फॉल्टी बनने लग जाते हैं या कम बनते हैं। यानी कि एक चीज हो गया कि हमारा ब्लड लॉस हो रहा है हमारे शरीर में से, सपोज कीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन कि मेरा बहुत सारा खून है वो बह जाएगा, तो एक स्थिति तो ये हो गई। अब ये जो खून मेरे शरीर में से निकल गया है जिसके कारण मेरे को अनीमिक मैं हो गया हूं, एक ये इशू हो गया। अब इसमें बहुत सारी है, इसमें ब्लीडिंग गम्स भी आते हैं, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बट अभी हम इनको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं कि एनीमिक 3 प्रकार से होता है, मोटे तौर पर 3 खंडों में हम इसे विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले तो हुआ ब्लड लॉस के कारण, दूसरा हुआ कि हमारे शरीर में जो बोन मैरो में जो हमारा ब्लड बन रहा है वो या तो वो कम बने, या वो जो उसका नॉर्मल जो आकार होता है वो आकार से वो कुछ अलग भिन्न प्रकार का बनने लग जाए, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। और या तीसरा जो कारण है वो डिस्ट्रक्टिव ब्लड सेल्स की बात करेंगे हम। ये 3 प्रमुख जो कारण हैं
उन कारणों से हमारे शरीर में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। एनीमिया जो ब्लड लॉस के कारण होता है, उसमें जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्लड लॉस जैसा कि 2/3 जो महिलाएं होती हैं, सॉरी, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, यानी कि मेल फीमेल टोटल हम मिला लेते हैं, उसमें से 2/3 जो है, ये जो समस्या है एनीमिक, यानी 100 लोग एनीमिक हैं, उसमें से 2/3 महिलाएं होंगी और उनकी एज होगी, यानी कि वो जो उनकी जो क्षमता है, यानी कि गर्भ धारण की जो क्षमता है, दैट इज 15 से जो उनकी 45 वर्ष की जो आयु है, जब तक उनको पीरियड्स होते हैं, तब तक ये जो एज है, इस समय पर उनकी सबसे ज्यादा जो होता है ब्लड लॉस होता है। यानी कि 100 पेशेंट में से कुछ ऐसा लगा लिए 60-65 जो महिलाएं हैं, वो रक्त अल्पता से गुजरती हैं। रक्त अल्पता से गुजरने वाली जो ज्यादातर होती है महिलाएं होती हैं। और उसके बाद में जो दूसरा होता है लॉस, जैसा कि बताया कि कई बारी फिशर पाइल्स, ऐसे रोग में भी हमारे शरीर से धीरे धीरे ब्लड निकलता रहता है। अल्सर, जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन में अल्सर्स होते हैं और उससे वहां से ब्लड रिसाव होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। पाइल्स में फर्क ये रहता है कि पाइल्स में हमें दिख जाता है, फिशर में हमें ब्लड दिख जाता है। वैसे ही हमारी कई किडनी इश्यूज होते हैं, किडनी इश्यू जब हो जाते हैं हमारे, तब हमें ब्लड दिखाई दे जाता है, लेकिन अल्सर की स्थिति में वो दिखाई नहीं देता है। ऐसी कोई भी, मैं बीच में यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज को और भी ले रहा हूँ कि यदि कहीं से भी ना ये जो निकल रहा है, खून निकल रहा है, चाहे ब्लीडिंग गम हो, यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है, चाहे वो आपके पाइल्स के कारण हो रहा हो, फिशर के कारण हो रहा हो, यानी कि इस तरीके के जो भी हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वासा। इसकी मैं चिकित्सा यहाँ पर बतला रहा हूँ क्योंकि लिए ये शायद ये टर्म मैं मिस कर सकता हूँ, दिमाग से निकल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं ध्यान रखूंगा इसको, चिकित्सा के उस पृष्ठ पे भी मैं इसको बतलाऊं कि वासा होता है जिसे बोलते हैं मलाबार नट। तो अगर आप गूगल करेंगे या आप जानते होंगे, तो बहुत आपके आसपास में बकरी के कान की तरह लंबे पत्ते वाला एक बहुत ही आम झाड़ी जैसा दिखेगा, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, सफेद रंग का फूल आता है, उसका आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने की विधि यही है कि उसको एक बड़ा चम्मच दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, और बहुत ही एकदम सेफ वाली है, नथिंग टू वरी। कोई भी चीज ऐसा नहीं होती कि कोई रिकमेंड करेगा, कोई लिख के देगा तभी वो होती है। इट्स वेरी सेफ, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज आती है कि जो ब्लड लॉस में आते हैं वो इसमें आता है टीबी। एक टीबी रोग में भी जब व्यक्ति खांसता है और उसकी जब टीबी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में भी बहुत सारा हमारा ब्लड का लॉस हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड के लॉस हो जाते हैं। कई बारी महिलाओं को बहुत ज्यादा जो है पीरियड्स की समस्या हो जाती है। इर्रेगुलर जो पीरियड्स होते हैं, एक एक महीने में कई कई बार हो जाते हैं, या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिनों तक चलती है या बहुत ज्यादा चलती है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग्स होती हैं और उससे शरीर में हो जाता है। यानी कि ये जो समस्या है, इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं ही आप देखेंगे, या कहीं पर जैसे कि ट्रॉमा यानी कि एक्सीडेंटल केसेस में, या कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी या लंबी बीमारी चली हो, जिसकी बहुत ज्यादा हमने दवाइयां खाई हो। जैसे एक आम तौर पर हम दवा खाते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन एक दवा हम बहुत आसानी से खा लेते हैं, और चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग उसको लिख कर के देते हैं। ब्रूफेन जिसको हम जानते हैं, बहुत ही इसमें बहुत खराब दवा है, जो कि हमारे अंदर रक्त अल्पता की जो समस्या है उसको खड़ा कर देती है। हर एक चीज के प्लस और माइनस हमेशा पॉइंट्स होते हैं, बस डॉक्टर ने ये देखना होता है कि इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, तो वो आपको रेकमेंड कर देता है। तो वैसे ही ये जो दवाइयां हैं, इनके कुछ फायदे के कारण वो आपको लिखते हैं, उसकी मंशा कतई वैसी नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से रक्त अल्पता होती है। तो बस इतनी सी बात हम समझेंगे। पोस्ट ट्रोमा यानी कि एक्सीडेंटल केसेस में भी ऐसा होता है। तो कई बारी क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो होता है, जो नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसमें हमारे फॉल्टी जो हमारे हमारे जो सेल्स बनने लग जाते हैं हमारे बोन मैरो में, क्या होता है कि कुछ जीन्स के कारण, यानी कई बारी कुछ बाहरी आक्रमण, कुछ वायरसेस के कारण, कुछ बाहरी जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर क्या करता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा देता है।
और ये वाले जो आरबीसीज हैं इनकी संख्या कम कर देता है। सो इस कारण से हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आरबीसीज की संख्या बहुत धीरे-धीरे घटने लग जाती है। इस वजह से हमारे शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है। दूसरी जो कंडीशन आती है उसमें क्या होता है कि वो बनाता तो है, लेकिन वो सही नहीं बनाता है। यानी कि जो हमारा जो जहाँ पर हमारा खून बनता है बोन मैरो में, तो वहाँ पर जो है खून जो है जो जो उसकी सेल्स होती हैं, वो टेढ़ी बनने लग जाती हैं, वो सही नहीं बनती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम एक चीज़ और भी लेते हैं कि आयरन जो हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ये एक प्रमुख कारण है। भारत एक देश बहुत बड़ा है और हम भी जानते हैं इसे कभी विकसित देश में डाल दिया जाता है, कभी अविकसित देश में डाल दिया जाता है। यहाँ पर कोई किसी से आंकड़े छुपे हुए नहीं हैं और हम सिर्फ शहरों की या गाँव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा तबका है जो बहुत ही निचले स्तर से जीवन जी रहा है, बहुत गरीबी है। तो एक कारण ये भी है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो आयरन डेफिशिएंसी जो न्यूट्रिशन होता है, जो आयरन की कमी के कारण यदि हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो ये बहुत इसका प्रमुख कारण है। और ये कारण से भी सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं और महिलाएँ प्रभावित हैं। इनमें बच्चे और महिलाएँ सबसे ज़्यादा हैं। वो बच्चे जो एडोलसेंट एज है यानी कि जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जिनका शरीर का विकास हो रहा है और यानी कि प्यूबर्टी एज पर आ रहे हैं, वो जो बच्चे हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके अंगों का तेज़ी से विकास होना है और वो नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे जो इन्फैंट हैं यानी कि छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, उनको भी ये समस्या बहुत अधिक हो जाती है। और वो लोग जो वेगन डाइट आजकल वेगन का भी नया कांसेप्ट चला है, तो वेगन के कारण भी ये जो समस्या है बहुत गंभीर होती जा रही है और जो वेजिटेरियंस हैं उनमें भी ये कमी ज़्यादा देखी गई। यानी कि एक फीमेल है और इत्तफ़ाक़न वो एक बीपीएल फैमिली से है, यानी कि उसके जो घर की आर्थिक जो कमाई है वो कम है, बीइंग अ फीमेल है और उसकी एक बढ़ती हुई उम्र है, घर में जो वो वेजिटेरियन है, तो ऐसी यदि 4-5 चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो ऐसी समस्या बड़ी गंभीर बन जाती है। यानी कि इस चीज़ को हम चारों तरफ से हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका हो रहा है और फिर क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कि हमारे जो ये कैफ़ीन प्रोडक्ट हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ आयरन है ना, ये होने नहीं देते हैं। ये एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं होने देंगे, कुछ दवाइयाँ ऐसी, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं कि जो होने नहीं देते, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। सो कुछ ये जो और भी एक चीज़ आती है, जैसे कुछ लोगों की इंटेस्टाइन की समस्याएँ हो जाती हैं। जैसे कि अभी हमने अल्सर की बात की, कई बारी केसेज़ ऐसे भी आए हैं हमारे पास में कि उसमें गलत अभ्यास के कारण, यानी कि जो देखिए अब किस वजह से डॉक्टर ने किया वो तो कभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, कई केसेज़ में ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से काटने पड़ जाते हैं। तो इंटेस्टाइन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि लगभग 6 मीटर लंबी होती है, उसको यदि सर्जरी करके छोटा कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो हमारा डुोडेनम और जो जुजेनम एरिया है, यानी कि छोटी आंत के 3 हिस्से माने जाते हैं, डुोडेनम, जुजेनम और इलियम। तो जो ये जो 2 पार्ट हैं, इनका काम होता है मोस्टली एब्ज़ॉर्प्शन, जहाँ पर आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन होता है। जो इलियन है, वहाँ पर एब्ज़ॉर्प्शन जो फैट होता है, फैट कंटेंट वहाँ पर उसका होता है। यहाँ पर मेनली जो होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर जो एब्ज़ॉर्प्शन है, यदि आँत छोटी हो जाती है, तो प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सो प्रेगनेंसी के समय पर भी एक देखी जाती है कुछ समय के लिए, जो अभी हमने बात की कि प्रेगनेंसी के समय पर भी हम देखते हैं कि चूँकि महिला के शरीर में विकास हो रहा होता है और जो अगर हम इस चीज़ को समझें कि व्हाट इज़ पीरियड, कि महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, उसमें फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें एक ब्लड की, यानी कि यही ब्लड हमारा रक्त है, उसकी झिल्ली बननी शुरू होती है और फिर वो जो हमारा जो ओवम है और जो जिस तरीके से होता है हमारा जन्म होता है, उनका विच्छेदन जो कार्य होता है और प्लेसेंटा इत्यादि जो भी होता है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे भ्रूण का विकास होता है, उस सब में हम जानते हैं कि वो शुरुआत में सब कुछ जो है रक्त से ही आरंभ होता है, कि हम जो और उसे
अभी वो कुछ फॉर्म नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, वहाँ पर ये सब कुछ होने लगी है, और जिसके लिए रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो कि महिला के शरीर से वो पूर्ति होती है, और यदि उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, तो ऐसा होने लग जाता है। एक सिकल सेल होता है, सिकल सेल यानी कि अभी जो हमने बात करी कि उसका जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, और दूसरा आता है कि कई बारी ये जो सेल्स होते हैं, जो हमारा जो शरीर है, वो जो आरबीसीज़ है, वो क्या करता है कि कमज़ोर बनाने लग जाता है। एक तो वो कमज़ोर बनते हैं, यानी कि जो उनकी आउटर जो लेयर है आरबीसी की, जो सेल की जो आउटर लेयर है, वो कमज़ोर बनने लग जाती है, और हमारा शरीर कई बारी क्या होता है, उनको जल्दी खत्म करने लग जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल भी मैं आप लोगों से परिचित हो चुका हूँ, तो आप भी जानते होंगे कि जो हमारे आरबीसीज़ हैं, उनकी जो एज है दैट इज़ 120 डेज़, 120 दिन की जो इनकी साइकिल है, उससे कम करने लग जाता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, कि वो 100 डेज़ भी हो सकती है, 90 डेज़ भी हो सकती है, कि वो बहुत तेज़ी से उनको बहुत जल्दी मारने लग जाता है, और लेकिन उतनी जल्दी हमारे बनने नहीं लग जाते हैं, तो इस वजह से ये समस्या आ जाती है। कुछ ऐसे जैसे कि अभी हम कल भी बात कर रहे थे तनाव की। यदि तनाव होता है, तो कल भी हमने बात की थी, तो कोई भी रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं, उसमें पीसीओडी हो या कोई और हो, तो ऐसी समस्या तनाव की स्थिति में आ जाना बहुत आम है। तनाव जब होता है तो हमारा पाचन जो संस्थान है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। जब पाचन सही नहीं होता है, तो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। कई बारी क्या होता है कि कुछ सर्जरीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारी जो हृदय रोग की जो सर्जरीज़ होती हैं, सर्जरी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होने की वजह से शरीर अपनी जो नॉर्मल वर्किंग है, वो नहीं कर पाता है, और हम इस स्थिति में आ जाते हैं। तो ये हमने बात करी कि कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में और बनने लग जाते हैं, जैसे कि हमारा लिवर इससे, जैसे कि पीलिया का एक रोग होता है, कि एक हमने जो वो कहावत, जो कहानी भी हम लें कि पांडवों के पिता थे, उनको पांडु कहा गया। तो वो पांडु रोग से ग्रसित थे, यानी कि पीलिया रोग से ग्रसित थे। पीलिया रोग में क्या होता है, उसमें जो है लिवर हमारा बहुत इफ़ेक्टेड हो जाता है, और हमारा जो जो प्रोडक्शन है, वो पूरा ध्वस्त हो जाता है, शरीर पीला-पीला दिखने लग जाता है, जिसलिए जो कथा भी इसी पे आधारित है, और जो उनके मतलब जो हमारे पांडव थे, उनके पिता पांडु, और जो उनके भी पिता थे, उनको भी ऐसी समस्या थी। तो कुछ ये जेनेटिक्स भी चलता है, दंतक कथाएँ जो हमारी चली आई हैं, उनमें भी हम इस रोग को देखते हैं। और हमारा आता है कि जैसे कि कई बारी वेनॉम, यानी कि जो ज़हर होता है, साँप का ज़हर या स्पाइडर का ज़हर, एक ज़हर होता है, उससे भी हमारे शरीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे जो वो जो काट लेता है, थक्का बनता है, वो भी है, और उसके साथ में जो हमारा प्रोडक्शन है, वो रुक जाता है कुछ समय के लिए, यदि या तो व्यक्ति मर जाता है, या उसका जो है, जो आरबीसी की जो फ़ॉर्मेशन है, वो घट जाती है। तो इस इन सिस जो स्थितियाँ हैं, इनमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का जो एनीमिक हो जाना बहुत आम सी बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगली जो स्थिति है, उसमें हम समझेंगे, ये तो हुई वो 3 स्थितियाँ, कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें कि कुछ अलग ही कहानी होती है। वो पर्सन टू पर्सन होती है, जैसे कि मतलब उसे हम कोई बीमारी नहीं कहेंगे, जैसे कि ओल्ड एज। ओल्ड एज पे जो ये जो फ़ॉर्मेशन होती है, जैसा कि उम्र बढ़ती जाती है, तो जो अभी हमने बात करी है कि 16 साढ़े 16 जो मेल की है, तो उससे वो करीबन साढ़े 14 पर आ जाता है। यदि ओल्ड एज में है, यानी कि जब हमने जन्म लिया, तो वो कुछ ऐसा चलेगा 20-22, और वो जो 15-16 पे जवान रहते हुए उसका लेवल रहता है, एक मेल की हम बात कर रहे हैं, और वो धीरे से घट करके वो 14 तक आ जाता है, तो इट्स ओके, 14-12 तक रहता है किसी ओल्ड पर्सन का, ओल्ड मेल का, तो इट्स ओके। ओल्ड एज पे आता है। थायराइज़म एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि हमारा जो अ,
ब्लड कई बारी क्या है हम कम बना पाते हैं, हमारे शरीर में कम बन पाता है। स्प्लीन जो अगर हमारा खराब होता है, स्प्लीन, तो वो क्या करता है कि रोकने का काम करने लग जाता है। जो स्प्लीन की समस्या आती है, तो वो ये आरबीसीज को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, तो उससे भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं और इसके जी, कुछ इंटरप्शन है क्या? एवरीथिंग इज फाइन? जारी रखें सर। ओके। कई बार क्या होता है लॉन्ग टर्म डिजीज, जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर है, लॉन्ग टर्म डिजीज है, और जो उसमें कीमोथेरेपी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में रक्त का जो है कम बनना, अब चाहे टीबी ये हो या कोई भी लंबा चलने वाला डिजीज हो जिसमें शरीर अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में भी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे शरीर में जो ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये तो हमने बात की कि कमी हो रही है हमारे शरीर में, कमी हो रही है डिफरेंट डिफरेंट, हमने और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने कमी की बात करी। अब हम बात करेंगे कि इसको पूरा कैसे किया जाए। पूरा करने के लिए सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इसमें जो है हमारे शरीर में आयरन की कमी है। जो एनीमिक वर्ड है वो ब्लड में एक कंटेंट है, जो आरबीसी है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वही प्रोटीन का बना हुआ है, बट जो उसने ऑक्सीजन कैरी करना है, जो कैरियर है उसका, वो आयरन है। तो हमने सिर्फ आयरन पर यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम प्रोटीन की कमी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आयरन की कमी, यानी जो एनीमिक है उसकी जो समस्या है वो आयरन की कमी है, ना कि वो प्रोटीन की कमी है। तो आयरन रिच जो भी सोर्सेज हैं उन पर ध्यान देना है, और वो जो आयरन है वो हमारे आसपास में बहुत है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आयरन हम ले भी लेते हैं, वो कंज्यूम नहीं होता, हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो वो कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम जो भी लें वो हमारे शरीर में पूरी तरीके से लगे, कहते हैं ना खाया पिया लगता नहीं है। तो सबसे पहले मैं यदि किसी चीज का नाम लूंगा तो वो लूंगा पालक का, और सबसे बेहतर होगा कि हम पालक का जूस पिए। यानी किसी व्यक्ति को जो रक्त अल्पता से गुजर रहा है तो वो पालक का जूस पिए। और इतनी अच्छी चीज है ये पालक, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि वो गुम है, यानी अल्सर हमारी इंटेस्टाइन के भीतर बैठा हुआ है और हमें पता भी नहीं है, और अंदर उसका रिसाव हो रहा है। हमारे पाइल्स दिख रहा है, हमारे जो टीथ से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें दिख रही है, लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ अल्सर वो हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो पालक है, न सिर्फ वो अल्सर के लिए और इस रक्त अल्पता के लिए एक रामबाण का काम करेगी। और पालक को एक डायबिटीज भी ले, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी ले सकता है। पालक से तो किसी को कोई हानि होने वाली नहीं है। हाँ, यदि आप उसे अप्राकृतिक रूप से यदि आप उसको लेंगे तो फायदा कितना होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कितनी मात्रा रहती है, व्यक्ति की उम्र कितनी है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना है। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि हम पालक को उसी रूप में लें जैसा हमें नेचर ने दिया है, यानी कि हम पालक का जूस, और बहुत ही सरल विधि होती है, जूस निकाल लेंगे, चटनी जार में डालिए, ग्राइंड कीजिए, कपड़े से छानिए और पी जाइए। और ये नुकसान करने वाली नहीं है। तो ऐसा ही है जैसे आपने कटोरी जो है वो एक कटोरी की बजाय 2 कटोरी आपने सब्जी पालक की खा ली, तो ऐसे ही कोई ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी चीज आती है हमारी अप्रागस है, और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि जो भी चीज आप काटें, यदि वो भूरी काली सी पड़ रही है, जैसे आपने काटा हुआ बैंगन काटा, बैंगन काट के रखा, आलू काट के रखा, या आपने बोलते स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ऐसी चीज काटी और वो काली पड़ती है, अमरूद, सेब, तो यूं समझ लीजिए कि वो आयरन रिच है। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि इन चीजों में जो वाटर बेस्ड हैं, जिनके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा है, उनको हम ऐसे पहचानेंगे। जैसे आयरन जो रिच है हमारे ड्राई फ्रूट्स में भी है, बट उनको हम ऐसे, क्योंकि वो ड्राई है तो उसमें आयरन हमें दिखेगा नहीं। जैसे अमरूद फल सब्जी की यदि हम बात करें तो उसमें ये चीज आती है कि सबसे जो आसान तरीका है वो है हमारा ये तिल, इसमें बहुत अच्छे हैं। तिल का जो अगर हम सेवन करें,
जितने भी मौसमी फल होते हैं उनमें सब में होता है, बट जो सबसे ज्यादा यदि हम किसी की बात करें सब्जी में, तो वो हमारा आता है स्पिनच, यानी कि हमारी पालक आती है। यूँ तो बात हो गई कि हमने खा लिया, हमने खाया, आयरन का हमने बहुत अच्छी तरीके से इंटेक किया, बट कई बारी क्या होता है कि हम विटामिन सी लेना भूल जाते हैं, यानी कि हम सिर्फ जैसे कि पालक लेते रहे, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि लिए वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन में जो उसकी मदद करता है, वो करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी को ज़रूर ध्यान रखें कि विटामिन सी का हम जो है पर्याप्त सेवन करें। और विटामिन सी किसमें होता है? जैसे कि हमने बात करी, फलों में यदि हम बात करें तो अमरूद में सबसे अधिक होता है विटामिन सी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा रुक करके, वो सुपर फूड्स हैं, उसकी बात भी अभी हम करेंगे, कि उनमें सब कुछ मिलेगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए यदि आपको आयरन की कमी को पूरा करना है, तो वो है आपकी पालक, और आप नींबू ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप ले लेते हैं, तो विटामिन सी की आपकी जो है सब्ज़ी से पूरी हो जाती है। यदि आप फल का ऑप्शन देखते हैं, तो अमरूद ले सकते हैं, अमरूद में विटामिन सी भी अच्छा है, आयरन भी अच्छा है, तो ये काफ़ी हद तक हो जाएगा। और फोलिक एसिड का भी जो ध्यान रखें, तो उसको भी हम, ये जो चीज़ें हैं फोलिक एसिड, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। विटामिन बी जो है, बी12, तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमें मिलेगा स्प्राउट में। तो अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं, और मूँगफली के जो स्प्राउट्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे हैं। गेहूँ के स्प्राउट्स, यानी कि जो गेहूँ है जिसको हम रोटी बना के खाते हैं, उसको जो अगर हम अंकुरित बना के खाएँ, तो ये जो हमें विटामिन बी12 है बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों का समावेश यदि हो जाता है, तो हम इस जो समस्या है बहुत आसानी से इससे उभर जाते हैं, और हमें कोई ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना पड़ता। बहुत आसानी से हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। गुड़ हर घर में होता है, परंतु आज शुद्धता को लेकर के बात होती है। लेकिन शुद्ध तो देखिए, आज वायु भी नहीं है, फिर भी हम श्वास लेते हैं, पानी भी शुद्ध नहीं है, फिर भी हम पानी पीते हैं। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान ना रखें। गुड़ जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे आयरन का। बस यहाँ पर इतनी सी बात रखनी है याद में कि गुड़ वो लोग ना लें जो ऑलरेडी मोटे हैं, ओबेस हैं। तो उस स्थिति में हमें दूसरे विकल्प पे जाना पड़ेगा। अन्यथा गुड़ जो है बहुत अच्छा विकल्प है। और गुड़ ना सिर्फ आपको इसमें आयरन की कमी पूरी करने में मदद करेगा, गुड़ तो ऐसा ये समझ लीजिए कि ये प्लांट बेस्ड जितने भी हैं, हमारे जितने भी आयरन हैं, उनमें से सबसे ईज़िली अब्ज़ॉर्ब होने वाला आयरन इसी के अंदर है। यानी कि पालक से भी आपको आयरन मिलेगा, आपको अमरूद से भी मिलेगा, लेकिन जो आयरन गुड़ के अंदर है, यानी कि गन्ने में जो आयरन है, वो आयरन आपका सबसे जल्दी हमारा शरीर अवशोषित करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है। तो यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, तो सबसे अच्छा जो आपके लिए है, वो है हमारा गुड़। एंटीऑक्सीडेंट उसमें भरे पड़े हैं, और कैंसर की जो संभावना है हमारे शरीर में, वो बहुत कम कर देता है। यानी कि इतना अच्छा है, मैं इसलिए अटक रहा हूँ कि मैं इतनी तारीफ़ करे जा रहा हूँ गुड़ की, गन्ने की, परंतु हकीकत क्या है वो मुझे बोलने में थोड़ी-सी अटकन हो रही है, कि आज जो हम सब ने मिल कर के ऐसा बना लिया है, उसके कारण मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, कि गुड़ जो है, ईख ईख तो कहा जाता है इंद्र का भोजन है। इंद्र जो भगवान हैं, उनका भोजन है। जैसे गणेश जी का लड्डू बताया जाता है, ऐसे विभिन्न देवी-देवता के अपनी-अपनी सवारी। ईख जो है, वो तो इंद्र का भोजन रही है, इतनी अच्छी वस्तु है और इतनी ईज़िली अब्ज़ॉर्बेबल है, तो उसकी हम बात करते हैं। एक होता है मोरिंगा लीव्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ड्रम स्टिक। आपने देखा होगा कुछ ऐसी पेन के जैसी इतनी मोटी और लंबी-लंबी ड्रम स्टिक्स होती हैं, उसके पत्ते, यानी कि हम उसे अ, देसी भाषा में क्या बोलेंगे, ड्रम स्टिक, सहजन। सहजन के जो पत्ते होते हैं, सहजन के पत्ते जो हैं, इसमें मतलब एक समझ लीजिए सुपर फूड। हम आज ज़रूर बात कर रहे हैं आयरन की, हम बात कर रहे हैं, आज हमने 2 चीज़ें और बढ़ा ली हैं, विटामिन बी बढ़ा लिया है, और हमने ये विटामिन सी बढ़ा लिया है। तो अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो जो मोरिंगा लीव्स हैं, जो सहजन के पत्ते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि आपको कुछ भी हो डेफिशिएंसी, बस मोरिंगा लीव्स लीजिए, उसे खाना शुरू कर दीजिए। कुछ चीज़ों में मोरिंगा लीव्स जो हैं वो ताज़ी ज़्यादा लाभदायक होती हैं,
और ज्यादातर केसेस में जो है ताजा लें या आप सूखी हुई लें, यानी कि आप उसे सुखा करके रख सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। उसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, जैसे आप कसूरी मेथी बनाते हैं आलू के साथ में, वैसा यदि आप बना करके खाएं तो ना तो आप पहचान सकते हैं कि मोरिंगा लीव की सब्जी है या आप कसूरी मेथी खा रहे हैं, सूखी मेथी, ड्राई मेथी खा रहे हैं। दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट होता है और इसका आप पाउडर बना करके रख सकते हैं। तो ये हुई आपकी घरेलू चिकित्सा, जिसमें कि मोरिंगा लीव्स एक सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि अब मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूँ जो है सुपर फूड, जो कि आपकी ये समस्या को जो है बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। यानी कि एक हो गया, जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, किसी बिल्डिंग को बनाना है उसके लिए हमें ईंट चाहिए, हमें बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, और दूसरी चीज चाहिए हमें, वो चाहिए हमें लेबर चाहिए, यानी मैन पावर चाहिए, यानी उसकी अभी हम बात करते हैं। ये जो 5 चीजें हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है हमारी मोरिंगा लीव्स। उसके बाद में आता है आंवला। आंवले को भी जब हम काटते हैं तो वो काला सा पड़ जाता है ना? तो आंवले को हमने लेना है। आंवला चाहे आप बोलेंगे ये मौसम नहीं है तो सूखा लें, उतना ही, बल्कि कई केसेस में वात रोग में आंवला जो है ज्यादा गुणकारी हो जाता है यदि हम उसका सूखा सेवन करते हैं। यानी सूखे आंवले को हम मुंह में डालकर चूस चूस के खाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। हम उसका पाउडर पानी से बना करके भी ले सकते हैं। आंवला जो है उसे अमृत फल कहा गया है, विटामिन सी भरपूर है, आयरन है, और इसे अमृत फल ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो आंवला का सेवन जरूर करें। उसके बाद में आता है व्हीट ग्रास, जिसे कहा जाता है हरा खून। जी हाँ, वो देखने में हरा होता है, बस हमारे शरीर को इतना सा काम करना पड़ता है उसमें कि उसको कन्वर्जन करना है, हरे को लाल में बनाना है, और इतना यूजफुल है वो। और हम काफी प्रोग्राम कर चुके हैं इसी व्हीट ग्रास पर। हमने बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं कि हम उसे नवरात्रि में बोते हैं और फिर उसे यथास्थान, बहुत अच्छा स्थान हम देखते हैं, कोई नदी, कोई नाला, कोई नाली, कोई पेड़, कोई गमला, कुछ वहां पे टिका के आ जाते हैं। इतनी अद्भुत जो हम आज हम बात कर रहे हैं 5 सुपर फूड की, उसमें से ये एक है जो कि हमें इस एनीमिया से बचा सकती है। एक हम लोअर क्लास की बात अभी हम कर रहे थे कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं वो भी यही काम करती हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अविद्या जो है वो सभी कलेशों, सभी इश्यूज का जो कारण है। आज भी हम उसी को एक बारी दोहरा लें तो बुरा नहीं होगा कि यहाँ पर भी अज्ञानता की कमी के कारण हम इस सब से गुजरते हैं। और जो अगर हम कहीं जाते हैं, किसी चिकित्सक के पास में जाते हैं, तो वो हमें कुछ सिरप्स लिख देते हैं और उससे कितना फायदा होता है ये बात हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है। बिकॉज क्योंकि लिए वो जो सोर्सेज हैं वो कितने रियल हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं, किससे बनते हैं, थोड़ा बहुत सब हम जानते हैं। इसमें जो चौथी चीज है वो है हमारी गुड़, वो उसकी हमने बात की। और जो पांचवी चीज है वो है हमारे लोहे के बर्तन। आजकल जो जमाना आ गया है वो नॉन स्टिक हो गया है। गाँव में भी मैं जाता हूँ, वहां पर भी जो महिलाएं हैं वो चाहती नहीं है कि लोहे लोहे के बर्तन में क्या होता है, स्टिकी हो जाता है मामला। जो अभी आप बना रहे हैं ना, जो भी उसमें बनाएंगे थोड़े चिपकने लग जाता है। तो नॉन स्टिक का इतना धड़ाधड़ उपयोग हुआ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है इतनी गंदी चीज है। एल्यूमिनियम की शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, कि एल्यूमिनियम की जो शुरुआत हुई वो जो काला पानी जेल होती थी ना, वहां पर जब अंग्रेज हम भारतीयों को बंद किया करते थे ना, वो जो अंग्रेजी में बात करते थे, वो जब हमें बंद करते थे वहां पर, तो वहां पर वो एल्यूमिनियम के बर्तन में देते। तो उससे पहले भारत में एल्यूमिनियम का प्रयोग कभी नहीं हुआ। एल्यूमिनियम इतनी घटिया चीज थी जो कि उन्होंने हमारे ऊपर में दी, और आज तो हम बड़े शान से यूज कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक बर्तनों को त्यागें। लोहे के बर्तन में यदि हम खाना बना के खाते हैं, उसे सब्जी का कलर जरूर खराब सा हो जाता है, कुछ टमाटर डालते ही खासकर, या हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो वो थोड़ी सी टेस्ट में थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रहती है, आई नो। बट यहाँ पर मामला टेस्ट का इसका नहीं है। जैसे हमने कल भी बात की थी कि हम सिर्फ एक इंद्री का ध्यान नहीं रखेंगे, हम पूरे समस्त शरीर का ध्यान रखेंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो आयरन के बर्तन इसमें बहुत लाभकारी हैं। जब तक हमारा जो जो इनपुट नहीं सही है तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कि हम अपने यौगिक चिकित्सा पे। ये तो हुई कि खान पान हमने खाना है, हमने खाया, लेकिन व्हाट विल हैपन कि यदि हमारी इंटेस्टाइनल्स को अडाप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी आंतों में शक्ति ही नहीं है। ज्यादातर केसेस में आज यही होता है कि हम ऐसा, आजकल का हमारा जीवन है,
हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आ, आजकल जो चाहे युवा हो, चाहे जब से खासकर लॉकडाउन हुआ है तब से तो सबकी दिनचर्या बहुत ही खराब हो गई है। तो ऐसी अवस्था में हमारी सारी मांसपेशियां जो बाहर से ढीली दिखती है ना, ऐसे ही अंदर भी सारी ढीली पड़ जाती हैं और आते बहुत कमजोर हो जाती हैं। उनका एब्जॉर्बमेंट का जो काम है कि जो भी हमने खाया है उसमें से वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो उनकी शक्ति छिन जाती है। वो शक्ति उन्हें वापस दिलानी है और वो शक्ति मिलती है हमें यौगिक षटकर्मों से, जिन पर आज बहुत कम ध्यान दिया जाता है। एक पहला षटकर्म है जिसकी हम बात करें तो वो है कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट यानी उदर क्षेत्र में जो हमारा मणिपुर चक्र है वो तो होता ही है, उसके साथ में जो पेट की इंटेस्टाइन हो या लीवर की अभी हमने बात की, हमने स्प्लीन की बात की कि वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं कई केसेस में। तो सभी अंगों को एकदम एक मालिश मिलती है, सभी अंग जो हैं बिल्कुल एकदम बलशाली हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी जो पेरिसिटिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन की वो तेज हो जाती है और जो उसकी एब्जॉर्प्शन की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। वैसी स्थिति होती है जब हम अग्निसार करते हैं, हम जब नौली का अभ्यास करते हैं। तो ये जो है, लेकिन यहाँ पर बात यही ध्यान रखनी होती है कि उनके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो योग चिकित्सक का ही है। तो मोस्टली आप में से बहुत अच्छी, सभी लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत अच्छे से सावधानी से हमने सीखना है कि कपालभाति हो, अग्निसार हो या नौली का अभ्यास हो, कि अल्सर जैसी कोई स्थिति है तो उसमें हमने नहीं करना है, नहीं कराना है। यानी कि और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हमने जरूर याद रखना है कि देश, काल और अवस्था क्या है। यदि इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये इंटेस्टाइन बड़ी मजबूत हो जाती है तो इससे फायदे की जगह और नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने उसके अल्सर का ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद में हमें ये सारी जो क्रियाएं हैं इन पे हमने जाना होगा। और आसनों में यदि हम बात करें तो आसन में वो आसन जो हमारे पेट पर प्रभाव डालते हों, हर एक कोई तो नहीं, लेकिन जो आप में से कर सकते हैं अभ्यास से, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। तो इसमें जो अद्भुत लाभ देखे गए हैं वो मयूरासन के हैं। मयूरासन अगेन फिर से याद रखना है कि अल्सर की स्थिति, और दूसरी स्थिति आती है कि जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं, यानी अविवाहित लड़कियां या जो महिलाएं जो शादीशुदा हैं परंतु अभी उनको अपनी फैमिली को और आगे बढ़ाना है, सो प्लीज मयूरासन को ना करें। आजकल देखा देखी सौदोजोग बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से किस तरीके से कि वो गलत अभ्यास, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी मयूरासन का अभ्यास कर रही हैं। तो ऐसा ना करें। और वो आसन जैसे उत्तान पादासन है, उष्ट्रासन है, मत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, पाद हस्तासन, यानी ये जो अभ्यास है जो हमारे पेट पर प्रभाव डालते हैं। जैसे आजकल हम एक चीज और भी देखते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए इसी बात को, कि हमारा फैटी लिवर हो जाता है। जब लिवर की फंक्शनिंग सही नहीं होगी तो ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन है वो फैटी हो जाती है। बोलते हैं ना चर्बी चढ़ जाना, वो जब चर्बी चढ़ जाती है इंटेस्टाइन पर, तब हमारी इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर जो उसकी वर्किंग है वो नहीं कर पाते हैं। ये जो हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं इससे हम उनको साफ करते हैं। संख प्रक्षालन का अभ्यास भी उसमें काफी लाभदायक होता है। तो और उसमें कुंजल का अभ्यास है वो भी बहुत होता है। तो उत्तान पादासन आसनों की जो हम बात करें तो उत्तान पादासन भी बहुत लाभदायक है। मंडूकासन, मंडूकासन भी बहुत लाभदायक है। और प्राणायाम में जो हम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम की बात करें तो उसमें सूर्य भेदी है जो कि हमारा जो पाचन है उसको बढ़ाता है, हमारी जो अग्नि है, हमारी जठर अग्नि है उसको तीव्र करता है। उसमें वही मौसम और व्यक्ति, यदि व्यक्ति ऑलरेडी ऐसे पित्त के केसेस से गुजर रहा है, यदि वो हाइपर एसिडिटी से गुजर रहा है, गर्मी का मौसम है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उसे ये जो सूर्य भेदी है उसका अभ्यास नहीं कराएंगे। और यदि कराएंगे तो उसके लिए जो भी कंडीशंस होती हैं कि उसको किस कंडीशन में और कितना कराया जाए, क्योंकि चीनी के एक दाने से डायबिटीज जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ नहीं जाता है। उसका ध्यान रखते हुए, यानी कि पूरी सावधानी के साथ में आप उसे करा सकते हैं। बंद में हम उद्यान बंद का नाम लेंगे कि उद्यान बंद जो है इसके लिए बहुत अच्छा है कि उद्यान बंद हम इसमें कर सकते हैं। और यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम हिप बाथ बहुत अच्छा एक साधन होता है। जो लोग आप में से जानते हैं वो
इस बात को स्वीकार भी करेंगे कि हिप्पात एक ऐसी चिकित्सा है कि जिसको हम किसी को भी दे सकते हैं। हिप्पात एकमात्र ऐसी चिकित्सा है जिसमें आंख बंद करके हम चिकित्सा दे सकते हैं। कोई भी रोग हो उसमें हम हिप्पात दे ही सकते हैं। उसमें एक होता है मड पैक, यानी कि हम मिट्टी की पिट्टी जो है वो पेट पर लगाते हैं। जितना हमारा मुलायम भाग है पेट का, रिब से नीचे और पेड़ू स्थान को कवर करते हुए, तो उससे हमारी जठराग्नि, हमारे जो पेट के अंग हैं वो सारे प्रबल होते हैं। और जो भी आज तक प्राकृतिक चिकित्सा जिसने भी ली है वो इस बात को जानता है, और जिन्होंने नहीं ली है, एक बारी मेरे कहने से आप जरूर प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर अपनाइएगा। इससे क्या होगा कि उससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप दूसरों को भी सजेस्ट कर पाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। और अंत में वही है कि जो ब्लॉकर्स हैं, यानी कि अभी हमने ये तो कर लिया, हमने प्राकृतिक चिकित्सा को जाना, हमने योग चिकित्सा को जाना, हमने उसके सोर्सेस भी जान लिए, लेकिन इसके साथ में हमने गलती की, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रही। तो लाइफस्टाइल को हमने बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और वो जो चीजें हैं, चाय, कॉफी, शराब, मदिरा, इन सब का सेवन ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी जो नॉर्मल शरीर की वर्किंग है उसे रोक देते हैं। इसमें हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि वो, मतलब यूं समझ लीजिए कि हमारा जो होना चाहिए, यानी कि हमें वो लेने ही नहीं देते हैं, हमारे शरीर को इतना खराब बना देते हैं। कार्बोनेटेड वाटर जो हम उनको बोल रहे हैं, किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उनमें से हम किसी चीज का, किसी का भी नाम लें। इन दिनों जो मौसम चल रहा है, ये बैसाख का मौसम है। इस मौसम में, ये जो मौसम है, एक लोक कहावत है उसके अकॉर्डिंग ये जो महीना है, ये पूरा महीना डेडिकेटेड है स्पेशली फॉर बेलपत्र। और बेलपत्र इतना इंपॉर्टेंट है मित्रों कि जैसे बेलपत्र आपने जिसने भी खाया हो, आपने देखा होगा यदि हम थोड़ी देर रख दें तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। बेलपत्र न सिर्फ हमारा ये जो मुख है ना, मुख से लेकर के हमारा जो एनएस है उस तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल एकदम साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। यदि हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकस ज्यादा बन रहा है तो वो समस्या समाप्त कर देता है। कब्ज हो रही है तो बिल्कुल ठीक कर देता है। और इस मौसम में चूंकि बेलपत्र अभी उतना अच्छा पका हुआ नहीं होता है, और आयुर्वेद की दृष्टि से जो अभी कच्चा टाइप का जो है ना वो ज्यादा लाभकारी है, बशर्ते कि पका हुआ है, जो आप जुलाई अगस्त में खाने वाले हैं, बल्कि उस मौसम में तो उसको खाने का निषेध भी है, यानी पके के चक्कर में नहीं। ये जो अभी अध पका या कच्चा आपको मिल रहा है बेलपत्र, उसको हम खाएंगे। जैसा अभी हमने व्हीट ग्रास के बारे में बात की थी, हम अपनी अज्ञानतावश करते क्या है उसका भी एक उदाहरण ले लेंगे साथ में यहीं पर, कि हमने 1 डेढ़ 2 महीने पहले ही वो बेलपत्र जो है जहां से भी अरेंज हुए, मार्केट से या पेड़ से, गांव में, खलियान में, खेत में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में, हर जगह हमने उनको तोड़ करके, और क्या किया है वो हम सब जानते हैं कि एक ऐसी रात्रि आई थी जिस दिन हमने उन सबको स्वाहा कर दिया था। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उस सब से हुआ तो कुछ नहीं, आपने वो बेलपत्र जो बहुत अच्छी औषधि है उसका सर्वनाश कर दिया। तो ऐसी चीजें हम ना करें। वही अविद्या की बात आती है जो हमारा कल का भी टॉपिक था, कि अविद्या जो है वो इस कदर हम पर हावी है जिसके कारण समस्त प्रकार के दुख होते हैं। जो 3 प्रकार के दुख जिसके हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, वो अविद्या से ही तो है। वो अविद्या, उसको हटाना होगा और तब हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। लास्ट में यही कि ब्लड एक ऐसी चीज है, वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टर है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। और यदि वही खराब हो जाए, वही गंदा हो जाए, तो कैसी समस्या आ जाएगी। हम अपनी गाड़ी का तो इंजन ऑयल चेंज करवा लेते हैं हर 10,000 किलोमीटर पर, बट व्हाट अबाउट आवर ब्लड, हम इसका क्या करें, इसको कैसे चेंज करें। तो उसके लिए प्राकृतिक विधि है। प्रकृति अपने आप धीरे धीरे उनको तोड़ती रहती है, बनाती रहती है, और नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, और ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। शेष आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मन में शंका हो बहुत तो जरूर धन्यवाद पूछें। आचार्य जितेंद्र जी, बहुत ही सुंदर और शानदार सेशन आज का।
विपिन जी, मैं दूसरी स्क्रीन से हूं और माइक दूसरे से यूज कर रहा हूं, आप प्लीज उसी को पिन करें। साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो भारत में बहुतायत पाई जाती है। निश्चित रूप से जब कभी भी आप देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को स्पेशली सरकार जो है आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट देती है। आयरन और फोलिक एसिड की कमी से आपको एनीमिया होता है। और मुख्य जो कारण है वो ये भी है साथियों कि जो प्राचीन काल में लोहे के बर्तनों में जो भोजन बनता था वो आयरन से भरपूर होता था। कहीं ना कहीं हमें उन प्राचीन पद्धतियों की ओर लौटना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। मैं आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिरों में मैं जुड़ा हुआ हूँ जो लोग किसी विशेष दिन लोहे की कढ़ाई में बना करके खीर खिलाते हैं प्रसाद के तौर पर। और वो काम क्या करती है कि वो आपके शरीर के अंदर जो है आयरन को बढ़ाती है। इसके साथ साथ जो चूना होता है जो पनवाड़ी की दुकान पर आपको मिलता है, उसको भी आप जो है गेहूं के दाने जितना चूना दही में फेंट कर अगर आप खाएंगे तो वो भी आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करता है। पालक सर ने बहुत अच्छा एक उपाय बताया, गाजर है, टमाटर है। और ये बिल्कुल एक अच्छा परीक्षण सर ने बताया कि जिस भी चीज को आप काटते हो और काटने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है तो वो होता किस वजह से, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। यानी कि वो एक प्रमाण है कि इसके अंदर आयरन जो है प्रचुर मात्रा में है। तो साथियों, इन चीजों का निश्चित रूप से आप प्रयोग करें। साथ साथ आप जो सर ने आसन बताया कि वो आसन से आपके पेट पे दबाव पड़ता है, उन आसनों का आप अभ्यास करें। उन आसनों से आप अपने शरीर में परिवर्तन पा सकते हैं। इसके साथ साथ विशेष ध्यान रखने की बात है साथियों, रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। इसको लेकर के एक डेडिकेटेड सेशन हम रख चुके हैं हमारे अभियान की शुरुआत में। कनिष्का जी ने वो सेशन लिया था, ब्लड कनर पवार जी के नाम से एनजीओ हमारे साथ जुड़ा था। तो साथियों उस पर पूरा एक बताया गया था कि रक्त जो है, अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो ये भी आपको एनीमिया, कैंसर और हार्ट अटैक से बचाता है, साथ ही स्किन डिजीज से बचाता है, साथ ही आपको आपके शरीर में जो दवाइयों के दुष्प्रभाव होते हैं उनसे भी बचाता है। तो नियमित रूप से आप रक्तदान भी करें। और जो बातें आज आचार्य जितेंद्र जी ने बताई है निश्चित रूप से दुर्लभ ज्ञान है, इसको जरूर आप गांठ बांध लें। और अवश्य में ध्यान दें साथियों, खास करके महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जीरो फिगर के चक्कर में भूखी बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा नहीं मिल पाता और उनको अपने शरीर से एक दूसरा शरीर पैदा करना होता है। तो जब कभी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके शरीर का मैक्सिमम जो ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे शरीर को बनाने के लिए, और आपके शरीर में उसकी कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। प्राणायाम का अभ्यास अवश्य में करें। जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल रहेगा उतना ही आपका रक्त शुद्ध भी होगा और वो बनेगा भी। इसके साथ साथ आप उपवास का अवश्य ध्यान रखें कि आप कम से कम साल में एक बार जो है, शायद कोई क्वेश्चन किसी का आया है बीच में, जितेंद्र जी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा सर एक बार। जी मैं देता हूँ, क्वेश्चन को देता हूँ। यहाँ पर मैं बस इतना ही ऐड करूंगा विपिन जी की आपने बिल्कुल सही कहा कि रक्तदान जो है न सिर्फ हमें ये मतलब हमारे शरीर को वो एक्टिव करता है बनाने के लिए, हमारे शरीर को प्रोत्साहित करता है रक्तदान, परंतु इसमें यही ध्यान रखना होगा कि महिलाएं चूंकि ऑलरेडी एनीमिक चलती हैं, हालांकि डॉक्टर ऐसे नहीं निकालेगा। दूसरी चीज आती है कि रक्त ज्यादा भी दान ना करें। जैसे मैंने खुद देखा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बाहर जो पैसा लेकर के जो डोनर्स होते हैं, पैसा लेकर के बहुत ज्यादा अपना ब्लड बेचते रहते हैं तो उनका शरीर पीला पड़ जाता है। तो एक कारण ये भी है छोटा सा जो छूट रहा था, आपने बताया तो मेरे को ध्यान आया कि हम मतलब रेगुलर इंटरवल यानी कि 6 महीने से पहले भी रक्तदान ना करें। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ध्यान है रहे कि ब्लड डोनेट करने से क्या लाभ होते हैं, ब्लड डोनेट फिर करने फिर से बताइए। अनूप डेका जी ने क्वेश्चन किया है। जी अनूप जी, रक्तदान करने से सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपके शरीर में आप फैटी नहीं होते, आपका फैट नॉर्मल रहता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, आपके शरीर में नए रक्त कण बनते हैं। और जो ब्लड गाढ़ा होता है, गाढ़ा ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, उससे आपको हार्ट अटैक की समस्याएं हो सकती हैं, ब्रेन हेमरेज की समस्याएं होती हैं, उनसे आपका शरीर बचाव होता है। आपके शरीर में एनर्जी रहती है, स्फूर्ति रहती है, कार्य करने में उत्साह रहता है, आपकी स्किन पे हमेशा ग्लो रहेगा। इसके साथ साथ आपने जो सपोज कीजिए कि आप 25 साल के हैं, 25 साल तक आपने बहुत सारी दवाइयां खाई हैं, या दवाइयां नहीं भी खाई तो जो आपने अनाज खाया है उस अनाज के माध्यम से हजारों तरह का पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में चला गया है और वो आपके शरीर में ही विद्यमान है।
तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो जाता है आपके शरीर से, वॉश आउट होता है, और जो नया ब्लड बनता है वो एक फ्रेश ब्लड बनता है, और आपके शरीर में जो रक्त की गुणवत्ता है वो सुधरती है। इसके साथ साथ कैंसर के जो कण होते हैं वो कण भी आपके शरीर से चले जाते हैं, और इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। और जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन अप और डाउन होता रहता है वो इस चीज से बच जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो आपका जो शरीर है उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बैलेंस रहता है। साथ ही आपके शरीर में जो नई बीमारियां आती हैं उनसे आप बहुत हद तक बच जाते हैं। मैं लगभग 45 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। आफ्टर डेथ मैंने अपनी बॉडी भी डोनेट की है, और मैं लोगों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ। लगभग मेरे हर जन्मदिन पे या किसी दोस्तों के जन्मदिन तक पर मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, बहाने ढूंढता रहता हूँ। और साथियों करके देखिए, वास्तविकता में बहुत अच्छा लगता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका एक ब्लड का जो यूनिट है, जो 300 ml आप डोनेट करते हैं, वो 4 भागों में बढ़ता है, यानी 4 लोगों का जीवन बचाता है। तो बिल्कुल संकोच ना करें इस चीज में, बिल्कुल भी संकोच ना करें, क्योंकि बहुत शर्म की बात है, हर साल हमारे भारत में 5 लाख लोग, केवल जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं रक्त की कमी से, क्योंकि इसको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखें, बहुत सर फायदे हैं टाइम थोड़ा साथियों, हो इसके रहा ऊपर है घंटों प्लीज। बोला जा सकता है जी। समराइज प्लीज। ओ, कार्यक्रम को, क्योंकि घड़ी की सुइयों में हम बंधे हुए हैं, इसको समाप्त करने का हमारा समय आ गया है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा, कल हमारा जो सेशन है वो एपिलेप्सी के ऊपर है। डॉक्टर गौरव देसवाल जी हमारे बीच में आएंगे, और आज के इस विशेष सत्र के लिए आचार्य जितेंद्र जी का हृदय से अभिनंदन है, अभिवादन है। और साथ ही आप सब साथियों का भी बहुत बहुत अभिवादन है कि आप सबने इतने धैर्य के साथ सुना और नियमित रूप से आप समय निकालते हैं। अब मैं आचार्य विपिन पथिक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के चलें। आचार्य विपिन पथिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद वैष्णव जी। और निश्चित तौर पर कल का सेशन और आज का सेशन मार्वलस, दोनों का मैंने पहले ही बता दिया। जो ही चीज़ें बताई गई हैं वो एकदम प्रैक्टिकल में है। कुछ चीज़ें यथार्थ रूप में वो ठीक थी, जैसा कि वो एल्यूमिनियम का प्रयोग। साथियों, जब मैंने आज के लगभग 8-9 साल पहले जब मैंने जाना कि हाँ एल्यूमिनियम बड़ा खतरनाक होता है, इससे हमारे शरीर में जो ज्वाइंट्स पेन है वो तो होते ही होते हैं, एनेमिक चीज़ें तो हो ही रही हैं। तो जिस दिन मैंने पढ़ा तो आप लोगों को जान करके थोड़ा सा हंसी भी आएगी कि मेरे घर में कढ़ाई में कढ़ी बन रही थी। कढ़ी आप समझते होंगे, तो मैंने पूरा कढ़ी उठा करके कचरे में डाल दी उसको। मैंने कहा ये जहर अब आज से बंद है, आज से मैं एल्यूमिनियम का नहीं खाने वाला हूँ। और उसी दिन से हमने प्रयास किया कि आप लोहे की कढ़ाई में अपना जो भी सब्जी तरकारी वगैरह इत्यादि जो आप लेते हैं वेजिटेबल्स, तो लोहे की कढ़ाई कम से कम लेने का प्रयास करिए। और उसी में आप, चूंकि उसे आपकी जो एनेमिक प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक दूर होगी। साथ ही साथ अपने खाने का जो शेड्यूल है अगर वो ठीक नहीं रख रहे हैं तो फिर दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। क्योंकि अगर आप अपना भोजन और साथ ही साथ जो नेचर ने जैसे जैसे कुछ दिया है, जिस रूप में रॉ मटेरियल में, उसी प्रकार उसको लेने का प्रयास करें तो कुछ काफ़ी हद तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि आप लोग कंक्रीट के दीवारों में बंधे हुए हैं, साथ ही साथ पोल्यूटेड हवा खा रहे हैं। और जहाँ अगर आप रास्ते में कहीं गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो बाइक से हैं, पैदल हैं, तो ढेर सारा आप CFC गैस वगैरह इनहेल कर रहे हैं। तो बीमारियों से आप बहुत घिरे हैं। हम 75 बीमारियों का एक छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट लेकर चले हैं। यहाँ पर तो 75 करोड़ बीमारियां हैं। आदरणीय प्रमोद जी हमेशा कहते हैं कि कितनी बीमारियां खत्म करेंगे, लेकिन बीमारियां खत्म हो सकती हैं, बस आप अपना आहार और विहार बिल्कुल सीमित कर लीजिए। और उसको निश्चित तौर पर जितना जीभ के संपर्क में कम रहेंगे, यानी कि जीभ तो आपकी चलायमान है, वो तो कहेगी हमें पानी पूरी के बतासे खाने हैं, तो आप खा भी लेते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो तो बॉडी को, पेट को झेलना पड़ता है और समस्त पूरा बॉडी झेलती है। तो आप लोग उसका प्रयास करिए कि हाँ हम अपने संयमित जीवन के साथ जिएं, क्योंकि हम योग शिक्षक हैं और हर व्यक्ति इसमें लगभग सभी योग शिक्षक और योग चिकित्सक ही जुड़े हैं। तो दुनिया पूरी आपसे ही कहती है, वो बेशक कुछ कहें, लेकिन आपसे लोग प्रश्न पूछेंगे कि आप क्यों नहीं करते हैं, आप क्या हुए। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, व्यस्त रखिए और मस्त रखिए। तो जब स्वस्थ और
मस्त रहेंगे ना तो सारे काम अपने आप यूं ही होने लगेंगे। आपको तो कोई बीमारी छुएगी नहीं, साथ साथ आपका परिवार भी निरोगी रूप में होगा। एक आज ही एक मैसेज आया कि हम अभी 1 घंटे से आदरणीय जितेंद्र सिंह ने एक इतना जबरदस्त सेशन लिया। मैं देख रहा था कि काफी लोगों ने सुना होगा, हार्डली लगभग 30 से 35 लोग फेसबुक पर सुन रहे थे, लाइव थे, और कुछ लगभग 50 के ऊपर जहाँ पर। तो कुछ लोगों ने सीरियसली सुना होगा, कुछ लोगों ने 50% सुना होगा, कुछ ने 30% सुना होगा, कुछ ने इग्नोर कि हाँ जुड़ गए हैं बस रख लिया बगल में। तो ये ध्यान रखिए, जब कोई बीमारी होती है, अब जब आप एलोपैथी चिकित्सा में जाते हैं तो डॉक्टर वो मात्र 3 मिनट बताता है कि हाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप कहते हैं हाँ कर दीजिए, आप पेट काट दीजिए, जो भी काटना कर दीजिए। वहां नहीं सोचते हैं, तो वहाँ आप 30 सालों की मेहनत जो है ना, जितना पूंजी कमाई हुई होती है वो सब दे देते तुरंत। लेकिन योग चिकित्सा में क्या है, यहाँ पर अगर 1 घंटा ठीक से सुन लेते हैं तो आपके ये 30 सालों की जो शरीर है ना, जिसकी कीमत जो 450 करोड़ के ऊपर बताई गई है, उसको आप निरोग कर सकते हैं। और पहला सुख निरोगी काया है ही। साथ साथ जो पिछले हमारे सेशन हुए हैं उसमें हमारे हेमंत जी का सेशन हुआ था, उसको आप सुनिएगा एक बार फिर से। सभी से आग्रह है, जितने भी लोग जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, हेमंत सिंह राजस्थान से जुड़े थे, उनका हेमंत आर्य जी का सुनिएगा, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इन चीजों के बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्वयं को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, और अपने जो आने वाली पीढ़ी है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी योग की जानकारी दें, स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दें। अभाव इसी का हो रहा है आजकल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जितेंद्र सिंह जी, इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए कल और आज के लिए। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद है। साथ ही साथ जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। मेरी छोटी एक छोटा सा अपडेट है। कल का